अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और जो तस्वीर है स्क्रीन की वो भी क्लियर नज़र आ रही है। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बता दें कि कल के लाइव सेशन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कैसे रहे। चलें, बेहतरीन हो गया। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उसका, और यही हमारा पर्पज़ है कि जो सेशन है उससे जितना आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके वो तैयारी बेहतर हो। चलिए, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन कौन से शहर से इस टाइम आप लोग लेक्चर्स ले रहे हैं, किस किस शहर से हैं, और शहर के साथ अपना प्रोविंस भी मेंशन करें। तब तक जो कुछ और स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। पंजाब, केपी के, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोविंस से बच्चे हैं जो इस टाइम पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। कल वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कल हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे चलेंगे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और उसके बाद हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ बॉडी, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस मैंने आपको बताया कि क्या इनमें डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंस केसेस के अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उनके कंपैरिजन देखे कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो हमारे पास 1 से ग्रेटर है, 1 के इक्वल है, या 1 से लेसर है, ऐसे एमसीक्यूज हमारे सॉल्व हो सकें। तो ये भी चीजें डिस्कस की। वेक्टर मेथड के थ्रू कैसे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर शॉर्टकट मैंने बताया कि डिस्टेंस फार्मूला जिसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को, और फिर डायरेक्शन के बारे में बताया, क्वाड्रेंट के साथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ, और इसके अलावा एंगल के साथ। फिर सर्कुलर मोशन में किस तरह से कैलकुलेट की जाती है डिस्प्लेसमेंट, हमने इसको भी डिस्कस किया। और फिर एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया और फिर उसकी रेशो को फाइंड किया। और फिर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट बताया जिसके थ्रू आप सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एंगल गिवन हो तो आप इजीली डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। और इन द एंड हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने यूनिट वेक्टर्स को यूज किया और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड किया। तो ये लेक्चर आपके पास अवेलेबल है उस पे एलएमएस पे भी कल वाला, तो जिसका कोई लेक्चर कल वाला मिस हो गया हो वो एलएमएस पे भी जाकर ये लेक्चर अटेंड कर सकता। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी की, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम देखा जाए तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं वो स्पीड और वेलोसिटी है। आवाज का कितने बच्चों को इश्यू है? आवाज का कोई इशू है कि बच्चों को? मुझे पीडीएफ की बार बार बात ना करें, पीडीएफ अगर शेयर करनी हुई तो हम एलएमएस पे अटैच कर देंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपको आंसर मिलेगा। अगर इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे स्पीड और वेलोसिटी की।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? हम स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड को कहा जाता है कि स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चेंज हुआ। और यहां पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता। हम किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वहां जो रेट है पोटेंशियल का वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, डेल्टा वी ओवर डी। तो रेट हमेशा टाइम के साथ एफिलिएट नहीं होता। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लें, मींस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो ये स्पीड है। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी हमारे पास चेंज ये आता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई कितने टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अगर दोनों के फार्मूला को देखा जाए तो फार्मूला देखने में एक जैसा लगता है। यहां भी फार्मूला डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और यहां भी फार्मूला जो लिखा जाता है दैट इज डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और यहां से ये पता चलता है कि किसी भी जगह पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कहां होती है, वो ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। और इवन एमसीक्यू में ये भी लिखा जा सकता है ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी डिस्प्लेस कर रही होती है, जिस डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है, उस डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी होती है। एक और पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, जहां मैंने ऊपर डेफिनेशन में आपको यह लिख कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एग्जामिनर आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह एक और वर्ड भी लिख के दे सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट। तो यहां पर वो वर्ड जो होगा जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करेगा दैट इज बेसिकली पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या इंडिकेट करती है? वेलोसिटी इंडिकेट करती है रेट एट विच अ पार्टिकल इज चेंजिंग पोजीशन। मतलब हमारे पास एग्जामिनर अगर इस स्टेटमेंट की जगह ये स्टेटमेंट लिखे, रेट एट विच अ बॉडी और अ पार्टिकल इज चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी हमारे पास वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट बड़ा आसान सा पॉइंट, मैं यहां पर अगर यूनिट की बात करता हूं तो याद रखिएगा कि हमारे पास यूनिट क्या होंगे दोनों के, वो मीटर पर सेकंड ही होंगे। और ये यूनिट कौन सा है? दैट इज बेसिकली एसआई यूनिट। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा और हमारे पास इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट और आसान सी, कई दफा आपके क्वेश्चंस के अंदर जो यूनिट मेंशन होगा वो किलोमीटर पर आवर होगा, स्पीड का या वेलोसिटी का, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3600 सेकंड है, 3600 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। फिर एक और चीज का ख्याल रखें कि हमेशा यूनिट कन्वर्ट नहीं करने पड़ते। जब आपके पास कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है कि लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली आपने रीड किया, तो उसके बाद आप ये भी देख लें कि जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं वो किस यूनिट में गिवन है। अगर तो उनके यूनिट वही है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा, बाद में दोबारा से आप सोचोगे कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन किस फॉर्म में है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें कि यूनिट कन्वर्ट करने हैं या फिर नहीं करना। हम नेचर की बात करें दोनों की, तो स्पीड के बारे में हम जानते हैं कि स्पीड हमारे पास स्केलर है और जो वेलोसिटी हमारे पास है वेक्टर है, और वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। फिर एक और चीज वेक्टर के बारे में याद रखें कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है वो साइन सेंसिटिव होती है। जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है वो क्या होती है? साइन सेंसिटिव। अब साइन सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव भी होगी और वो नेगेटिव भी होगी। अब कब वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, कब नेगेटिव? सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर अपवर्ड एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो करें तो अपवर्ड मोशन में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किया तो आप वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लोगे।
और अगर हमारे पास डाउनवर्ड आते हुए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कंसीडर किया गया तो याद रखिएगा वेलोसिटी को भी क्या लोगे, वो नेगेटिव लोगे। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन सेंसिटिव है तो अपवर्ड को पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों को क्या लिया जाएगा, वो नेगेटिव लिया जाएगा। ये मतलब है साइन सेंसिटिव होने का। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल बातों की, क्योंकि हमें पता है कि एमडी कैट में 70% पोर्शन हमारा रिकॉल का है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो थ्योरेटिकल चीजों को बड़ा हमने स्ट्रांग करना है। अब मैं अगर बात करता हूं स्पीड के बारे में, तो स्पीड स्केलर है, और स्पीड अगर स्केलर है तो याद रखिएगा कि स्पीड हमेशा क्या होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। और वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और इसके अलावा वेलोसिटी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। अभी मैंने आपको रिसेंट एक एग्जांपल में ये बात बताई। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या स्पीड की मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है? क्या आंसर दोगे इसका? क्या किसी भी कोर्स ऑफ मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है? तो इसका आंसर हमारे पास होगा यस। स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है, और कब इक्वल होगी? सेम वही आंसर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का था, जब हमारे पास जो पाथ होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। स्ट्रेट पाथ में ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज स्पीड और वेलोसिटी को हम इक्वल नहीं लेते। इसके अलावा क्लियर होगी बात? फिर एक और चीज जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो कौन सी कंडीशन है जहां पर हम कहेंगे कि स्पीड भी जीरो है और हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो है। ये उसी तरह से है जैसे आप कहो कि डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो आपका आंसर होगा स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो तब होंगे जब हमारे पास क्या होगा, बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी। उस केस में ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल आएंगे? जीरो के इक्वल आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास किसी मोशन के अंदर स्पीड की वैल्यू नॉन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल आए? तो इसका आंसर भी होगा यस, ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड की वैल्यू नॉन जीरो हो और वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। ये उसी तरह से कि डिस्टेंस नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और ये कब होगा? जब आपके पास कोई भी क्लोज पाथ हो, चाहे वो क्लोज पाथ सर्कुलर हो, कोई रैंडम पाथ हो। जब भी क्लोज पाथ होगा तो उस क्लोज पाथ के अंदर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जीरो होगी लेकिन स्पीड नॉन जीरो होगी। और लास्ट वन, क्या ऐसा पॉसिबल है कहीं पर कि स्पीड की वैल्यू तो जीरो है लेकिन वहां पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू वो नॉन जीरो है? क्या चीज पॉसिबल है कि हमारे पास स्पीड की वैल्यू तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो? तो याद रखिएगा ये चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी की एक तरह से मैग्नीट्यूड कंसीडर की जाती है। ये चीज इम्पॉसिबल है कि स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो। हमारी बुक में एक लाइन लिखता है कि स्केलर्स आर मैनिपुलेटेड एज वेक्टर्स इफ दे आर गिवन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मैं ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि स्केलर्स जो होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है एज अ वेक्टर अगर उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी जाए। अब इस बात को समझें कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो ये बेसिकली मैंने आपको स्पीड बता दी या मैंने आपको वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बता दी। लेकिन जब मैंने ये कह दिया 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैंने अब आपको उस स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी। तो स्पीड के साथ जब डायरेक्शन शामिल हो जाए तो अब एज अ होल ये क्या बन जाएगा? एज अ होल ये बन जाएगी वेलोसिटी। तो स्पीड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्केलर्स के साथ अगर एफिलिएट डायरेक्शन हो जाए तो वेक्टर बन जा सकते हैं, हमेशा नहीं बनते। ये ना सोचे कि मैथ्स को भी बना लेंगे, मैथ्स नहीं बन सकता। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम मैनिपुलेट करके वेक्टर बना सकते हैं। डिस्टेंस कन्वर्ट हो सकता है कि अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस मेरे पास 50 मीटर है, अगर बात यहीं पर खत्म हो जाए तो डिस्टेंस है, लेकिन 50 मीटर है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने डिस्टेंस को डायरेक्शन दे दी, तो अब ये क्या बन गया? अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गया।
तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि स्केलर्स वेक्टर्स की तरह मैनिपुलेट हो सकते हैं अगर उनको डायरेक्शन दे दी जाए। स्पीड और वेलोसिटी दोनों जीरो तब होते हैं जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स को। यहां पर हम इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि टाइप्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस करें। जो मेन पॉइंट है आपने उनको सुनना है और याद रखना है। स्पीड और वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? स्पीड और वेलोसिटी वेरिएबल कब होती है? स्पीड या वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस? और लास्ट पॉइंट कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी एवरेज। ये चार टाइप्स हैं जो हमने यहां डिस्कस करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें से टाइप है वो एवरेज है। पहले मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म की कि हमारे पास यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आपका जो चेंज है, चाहे वो चेंज डिस्प्लेसमेंट का है या चेंज डिस्टेंस का है, वो इक्वल हो। हर सेकंड के बाद 10 मीटर कवर हो रहा है, हर सेकंड के बाद 10 मीटर कवर हो रहा है, तो ये इक्वल चेंज है। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेरिएबल कब होगा? वेरिएबल हमारे पास नाम से जाहिर होता है जो वेरी करता हो, चेंज होता हो। तो तब हम कहेंगे कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है वो इक्वल ना हो, वो अनइक्वल हो, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। हम टेबल से भी देख सकते हैं कि अगर वो चेंज अनइक्वल है, कि कभी चेंज आ रहा है 10 का, कभी 20 का, कभी 15 का, कभी 7 का, तो चेंज अगर अनइक्वल है तो दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस नाम से जाहिर होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट बेसिकली क्या है? एक लम्हा है। कैसा लम्हा? इंस्टेंट का वर्ड जहां पर भी आए इसका मतलब हम एक कंडीशन के साथ इसकी बात करते हैं और वो कंडीशन ये है कि फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत एक महदूद टाइम के अंदर, बहुत एक स्मॉल टाइम के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर कहीं पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाए कि टाइम इंटरवल स्मॉल है, कितना स्मॉल कि वो जीरो को अप्रोच करता है, इक्वल नहीं है जीरो के, जीरो को क्या कर रहा है? अप्रोच। अप्रोच का मतलब कि जीरो के क्लोज क्लोज है। तो बहुत कम टाइम के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी या बहुत कम टाइम में बॉडी की स्पीड जो होगी उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस को किस तरह से लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट करो, आपने मेंशन करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फार्मूला को। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, तो कैसे लिखेंगे? लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ये क्या चीज है? ये आपकी कंडीशन है कि टाइम स्मॉल है और इतने कम टाइम के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? इंस्टेंटेनियस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आप सब लोग जानते हो कि जब एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है, वर्टिकल मोशन 90 डिग्री पर बॉडी को थ्रो किया, तो जब बॉडी पहुंचती है अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? आपका आंसर होगा जीरो। क्या इस वेलोसिटी के जीरो होने का मतलब है कि बॉडी वहां पर हमें रुकी हुई नजर आती है, कि बॉडी वहां पर जाकर स्टिल हो जाती है? नो, बॉडी वहां पर जाकर इंस्टेंटेनियसली रुकती है। इसका मतलब बहुत कम टाइम के अंदर वो वेलोसिटी जीरो हो रही होती है, देन दैट मींस वो वेलोसिटी क्या है? वो इंस्टेंटेनियस है। एक और एग्जांपल, जब पेंडुलम या मैश स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर हम लोग जानते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, और यहां पर भी ये वेलोसिटी क्या है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो शॉर्ट इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी होगी। मेरा आपसे यहां पर एक सवाल है, मुझे सोच के आंसर दीजिएगा। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है? क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है?
बिल्कुल सही आंसर है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैक्सिमम हाइट पे जाकर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। और वो मिनिमम किसके इक्वल है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी जाकर, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल है। चौथी टाइप जो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एवरेज से रिलेटेड है, और इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को। देखिए, एवरेज कहीं पर भी आता है तो हम एक टोटल फैक्टर ले रहे होते हैं। जैसे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स के किसी टेस्ट में मार्क्स आए, आपने उन मार्क्स का एवरेज फाइंड करना है, तो क्या करते हो, आप उन तमाम के टोटल के सम को डिवाइड करते हो। तो इसी तरह से यहां पर भी याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो आपने टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करना है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को लोगे और उसको किससे डिवाइड कर रहे होगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे होगे। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड सिंपल फॉर्मूला याद रखें, ये हमारे पास किसी भी कोर्स ऑफ मोशन के अंदर टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम के इक्वल है। और हम अगर बात करें कि एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी कोर्स ऑफ मोशन के अंदर उस बॉडी की जो टोटल चेंज इन पोजीशन है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करने से आती है। जब हम ये कहते हैं ना कि क्लोज पाथ के अंदर स्पीड जीरो होती है, नॉन जीरो होती है, और वेलोसिटी हमारे पास जीरो, तो बेसिकली हम एवरेज की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस नॉन जीरो होता है लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो के इक्वल होती है। अब एवरेज अगर आपको समझ आ गया कि टोटल हमने लेना है, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर दो। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। उस सर्कुलर ट्रैक के अंदर एक एथलीट भाग रहा है, और हमें यह कहा गया कि वो एथलीट जो भाग रहा है वो अपना जो एक राउंड है वो कंप्लीट करता है कितने टाइम में, इन टोटल टाइम ऑफ 30 सेकेंड। मतलब छोटा सा एक राउंड है और वो 1 राउंड 30 सेकेंड में कंप्लीट करता है। मुझे बताएं इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। एथलीट ले लें या कोई पार्टिकल ले लें, मैंने एक सिंपल सा आपको डाटा दिया कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 5 मीटर है, वो अपना राउंड कंप्लीट करता है 30 सेकेंड में, तो बताएं उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। फाइंड करनी है, फाइंड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। एवरेज वेलोसिटी का तो आंसर बिल्कुल जीरो आप दे सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, वो जीरो के इक्वल है। और एवरेज वेलोसिटी क्यों जीरो के इक्वल है, आप रीजन जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी जीरो के इक्वल इस वजह से है क्योंकि क्लोज पाथ के अंदर आपकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो के इक्वल नहीं है। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सर्कुलर पाथ के अंदर जब एक राउंड मुकम्मल हुआ तो एथलीट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सरकमफेरेंस के इक्वल। नीचे टाइम क्या है, टाइम पीरियड। आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर यहां पर गिवन है 5 और टाइम कितना गिवन है 30। 5 और यहां के पास आ जाएगा 6। अब यह आ गया 2 पाई और यह आपके पास आ गया 6, यह आपके पास 3 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाय 3। क्या आपका आंसर आ गया, पाई बाय 3। और यूनिट हमारे पास क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज सीखते हैं, अप्रोक्सीमेशन। कि फर्स्ट करो आपको इसको सॉल्व करना पड़ जाता है फर्दर, तो आपने टाइम नहीं लगाना सॉल्व करने में। आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और डिवाइड किससे हो रहा है 3। अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल हैं, तो आंसर जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा, ज्यादा 1 पॉइंट क्या होगा 01। तो इसका मतलब 1 के सबसे करीब जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा।
क्लियर? तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए कि अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पास्ट पेपर में भी आ चुका है और इवन आपने एलएमएस में भी वो लेक्चर में देखा होगा कि हमारे पास, फर्ज करें एक कार है जो मूव करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी वो मूव करती है कितनी स्पीड से? लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर से। और वापस वो जब बी से ए आती है तो उसकी जो स्पीड हमारे पास है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। जाने की स्पीड 50, आने की स्पीड 40। ए से बी 50, बी से ए 40। मुझे ये बताओ कि इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है? अगर तो पूछा जाता एवरेज वेलोसिटी, वो तो जीरो थी। क्यों? आप ए से चले दोबारा ए पर आ गए, आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो, आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। लेकिन क्या एवरेज स्पीड जीरो होगी? नो। क्यों? डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। अगर जाने का डिस्टेंस डी, वापस आने का डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? कोई चीज और गिवन नहीं है, ना डिस्टेंस गिवन है कितना है, ना टाइम गिवन है कितना, इसी से सॉल्व होगा ये। $45 गलत आंसर है। जी 44.4 जो आंसर दे रहे हैं, ये 48 दे रहे हैं, ये रटा लगाया हुआ है। मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, मैंने एलएमएस वाली वैल्यू नहीं लिखी, आपने एलएमएस वाली वैल्यू के मुताबिक मुझे आंसर दे दिया। रट्टा खतरनाक है बच्चों, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट सीखना है, चीजों को याद रखना है कि किस तरह से किया था। अब देखो कैसे करना है। जिन बच्चों को इस केस का नहीं पता वो गलत करेंगे। अगर तो आप लोग यहां पर एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ये काम कर रहे हो ना कि अगर ये स्पीड आपके पास v1 है और ये स्पीड आपके पास v2 और आप v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, तो याद रखो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 हर जगह यूज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एवरेज स्पीड के केसेस का पता होना जरूरी है कि क्या वो फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखें एवरेज स्पीड के दो केसेस हैं, सुने और समझें। पहला केस ये है कि अगर आपके पास जो इंटरवल्स हैं, चाहे दो या दो से ज्यादा, इंटरवल्स का मतलब क्या है? यहां पर एक इंटरवल है ए से बी और दूसरा इंटरवल है बी से ए, ये दो इंटरवल है। अगर हमारे तमाम इंटरवल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, लेकिन उन इंटरवल्स के अंदर जो टाइम है वो अनइक्वल हो, तो फिर आपने अगर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है तो आपका फार्मूला है शॉर्टकट एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इंटरवल्स डिवाइड बाय जितने भी इंटरवल्स हैं उन तमाम इंटरवल्स की वेलोसिटीज के रेसिप्रोकल का सम। फर्स्ट करो यहां पर दो थे, ऊपर एन की जगह 2 आएगा, नीचे 1/v1 प्लस 1/v2, और अगर n है तो अप टू 1/vn। कैसे आया बताऊंगा अभी। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होती है जो मैंने बताई? ये कंडीशन अप्लाई तब आपके पास होती है जब आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस आपके पास होगा इक्वल, टाइम होगा अनइक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपका डिस्टेंस इक्वल ना हो, आपका डिस्टेंस अनइक्वल हो, लेकिन उन इंटरवल्स के अंदर टाइम आपका क्या हो? इक्वल हो, तब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला यूज होता है वो क्या है? तमाम वेलोसिटीज या तमाम स्पीड्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स। अब क्वेश्चन माइंड में आता है ये दोनों रिलेशन कहां से आए? क्या हम इनको अपनी एफएससी की बुक में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पढ़ते, ये हम ड्राइव करके लेकर आते हैं। अब पहले तो ये समझें कि अगर ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 है,
तो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था वो इनमें से किस केस से रिलेटेड था बताएं। जो ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि ए से बी 50 किलोमीटर पर आवर, बी से ए 40 किलोमीटर पर आवर, जिनमें से कौन सा केस है, फर्स्ट या सेकंड? बिल्कुल, ये फर्स्ट आपके पास केस है। कैसे पता चला फर्स्ट केस है? देखो, ए से बी आपके पास जाने का जो डिस्टेंस है, ए से बी जो आपके जाने का डिस्टेंस है, अगर मैं D1 बोलूं तो बी से ए आने का जो डिस्टेंस है वो D2, वो तो एक ही है। लेकिन क्या टाइम इक्वल है? नो। जब आप ज्यादा स्पीड से गए थे आपको टाइम लगा था, जब वापस कम स्पीड से आए आपको टाइम ज्यादा लगा। इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है। मैं आपको दूसरी कंडीशन की भी एग्जांपल दे देता हूं, जहां टाइम आपके पास इक्वल लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल। फर्स्ट करो आप मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आपको ए से बी जाने में 1 घंटा लगा और इस 1 घंटे में आपकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। फिर आप गए बी से सी, दोबारा आपको 1 घंटा लगा, लेकिन अब आपकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखें, दोनों इन इंटरवल्स के अंदर आपका टाइम इक्वल है, इन दोनों इंटरवल्स में टाइम इक्वल है, लेकिन क्या डिस्टेंस इक्वल है? नो। पहले घंटे में 120 किलोमीटर कवर हुआ और दूसरे में 90 किलोमीटर कवर हुआ। इसका मतलब ये सेकंड केस है जहां डिस्टेंस आपके पास अनइक्वल है लेकिन टाइम आपके पास इक्वल है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ये फार्मूला है यहां पर जो यूज होना है क्वेश्चन में, वो फर्स्ट वाला यूज होना है। तो अगर फर्स्ट वाला यूज होना है तो देखो और अप्लाई करके आपका आंसर क्या आता है। आपके पास फार्मूला है n ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, क्योंकि 2 इंटरवल्स हैं और 2 अगर इंटरवल्स हैं तो इस n की जगह पर क्या आ जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा। अगर 3 इंटरवल होते n की जगह 3 आ जाता और नीचे आ जाता 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3। अब वैल्यू पुट करो, ये आपके पास 2 आ गया। 1 ओवर v1 कितना मैंने आपको बताया था, 50। v2 मैंने आपको कितना बताया था, 40। ये वैल्यूज है 50 और 40। 50 और 40 का आपके पास एलसीएम क्या होगा, 200। और यहां पर आपके पास आएगा 4, यहां पर आपके पास आएगा 5, क्योंकि 50 इंटू 4 200 और 40 इंटू 5 आपके पास 200 चला गया ऊपर, 200 जाकर हो गया मल्टीप्लाई, या आपके पास आ गया 400 और 5 प्लस 4 वो कितना होता है, 9। 400 को आपने डिवाइड करना है किससे, 9 से। आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो कैसे सॉल्व करना है अब वो देखें, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। 400 9 इंटू 4 क्या होता है, 36। ये 36 आ गया। रिमाइंडर कितना आपके पास, 40। फिर 9 इंटू 4 क्या आएगा, 36। रिमाइंडर क्या आएगा, 4.0, फिर 4। तो विदाउट कैलकुलेटर आपका आंसर आ गया 44.4, और यूनिट हमने कन्वर्ट नहीं किया था तो किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व आप लोग कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल वैल्यूज नहीं होती जिनको आप सॉल्व ना कर पाओ। अब 3 इंटरवल हो, 4 हो, 5 हो, आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल 3 हो तो फिर क्या करोगे। अगर नंबर ऑफ इंटरवल 3 हो तो ऊपर फॉर्मूला में 3 आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v3। नीचे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बच्चे इससे रिलेटेड एलसीएम वगैरह से रिलेटेड कोई सेपरेट मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। बड़ी बेसिक चीज है इंशाल्लाह, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, चाहे बेसिक है आसान है, हम सब चीजें कवर करेंगे। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं ये फार्मूलाज आए कहां से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो कि हमने कैसे इन फार्मूलाज को ड्राइव किया। देखिए हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस का मतलब है S1 प्लस S2 और टोटल टाइम का मतलब है T1 प्लस T2। मुझे मैंने बताया है कि V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि वो तब यूज होता है जब टाइम इक्वल हो। कुनहाल, एवरेज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब दो केसेस है हमारे पास, वन बाय वन दोनों केसेस की बात करते हैं। पहला केस हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस इक्वल हो, फर्स्ट करो मैं डिस्टेंस को बोल देता हूं s, लेकिन टाइम क्या है, अनइक्वल। इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर S1 और S2 की जगह मैं लिख दूंगा s प्लस एस। अगर तीन इंटरवल होते तो s प्लस एस प्लस एस। नीचे आ गया टाइम। अब मेरे जो फार्मूलाज हैं, चाहे ये वाला फार्मूला है चाहे ये वाला फार्मूला है, इसमें टाइम तो नहीं है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फार्मूला है। तो हम करेंगे क्या, हम इस टाइम को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। वो कैसे करेंगे, s इक्वल होता है vt के, तो t किसके इक्वल होगा, s ओवर v के। तो डिनोमिनेटर में जहां t1 और t2 का सम आना है वहां पर आ जाएगा s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। ऊपर आ गया 2s, नीचे आप ले लो s कॉमन, तो ये आ गया 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। तो ये s से क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो क्या दो इंटरवल वाला फार्मूला बन गया, 2 ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। और अगर आप तीन केसेस वाला करते तो तब क्या होता, तब आपके पास ऊपर 3 आता, नीचे ये 3 दफा रेसिप्रोकल ऐड हो जाते। चार वाला करते 4 दफा ऐड हो जाता है। अब फर्दर अगर आप इस फार्मूला को सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, आप नीचे लोगे एलसीएम, v1 और v2 का एलसीएम आएगा v1 v2, और ऊपर क्या आ जाएगा v2 प्लस v1, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो दो केसेस का फार्मूला यूं भी लिखा जा सकता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया कब, जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल, और आपका टाइम क्या है, आपका टाइम अनइक्वल है। अब आ जाए जरा दूसरे केस की तरफ। ये दूसरे केस वाला फार्मूला वो बहुत आसान है। वहां पर आपने टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आप लेते हो, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। कंडीशन आप क्या लेते हो, कंडीशन लेते हो कि अब आपका डिस्टेंस डिफरेंट है लेकिन आपका टाइम सेम है। तो तब क्या करेंगे, तब हम यहां पर अब एवरेज के फार्मूला के अंदर ऊपर S1 और S2 को ऐसे ही रखा फिलहाल, और नीचे T1 और T2 की जगह T प्लस टी लिख दिया। अब रिप्लेस करेंगे S को और S की जगह लिखेंगे VT। तो ऊपर आएगा V1T और साथ आएगा V2T, नीचे T प्लस टी 2T। ऊपर आपने T कॉमन ले लिया, जब T कॉमन लिया तो ऊपर वाला T नीचे वाले T से क्या हो जाएगा, वो कैंसल आउट होगा। तो क्या वो फार्मूला आ गया जो हम हमेशा कोशिश करते हैं बस यही यूज हो जाए, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2। लेकिन ये यूज तो नहीं होना। ये कब यूज होना है, ये दूसरे वाला फार्मूला तब यूज होना है जब आपके पास क्या चीज होगी, आपका टाइम इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, वो अनइक्वल होगा। ये दोनों केसेस समझ आ गए कि आपके पास अगर डिस्टेंस इक्वल हो तब कौन सा केस, और जब डिस्टेंस अनइक्वल हो तब कौन सा केस। खुदा शबीर क्वेश्चन को कंप्लीट करें, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, क्या ऑप्शन है, जब तक वो नहीं पता होगा मैं आंसर इसका नहीं दे पाऊंगा। एक बच्चे ने यहां पर एक सवाल पूछा, अगर दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा। क्या क्वेश्चन था, अगर दोनों डिफरेंट हो, ना आपके पास डिस्टेंस सेम है ना आपके पास टाइम सेम है, तब क्या होगा बच्चे। तब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में सिर्फ वेलोसिटी नहीं देगा, फिर वो आपको मजीद डेटा देगा। तब वो मजीद डेटा इस तरह से देगा कि आप फिर टोटल डिस्टेंस अलहदा से फाइंड करोगे, उनको ऐड करोगे, और नीचे टोटल टाइम अलहदा से ऐड करोगे, तो आपके पास एवरेज फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर दोनों अनइक्वल हो तब तो सिंपल हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एलएमएस के ऊपर, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन और हो सामा, मैंने आपको बताया कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे पूछना है। आपने उस क्वेश्चन को पूछना है व्हाट्सएप के थ्रू। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी। बल्कि रिलेटिव वेलोसिटी से पहले एक और पॉइंट जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये जनरल पॉइंट है। ये सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड के लिए यूज नहीं होता, ये हर जगह यूज हो सकता है। कि कब ऐसा होगा कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू है, जैसे मैं अगर यहां पर कहूं कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हमारे पास इक्वल कब होते हैं? जब बॉडी की जो मोशन हो या बॉडी की जो वैल्यू हो वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म वैल्यू के लिए एवरेज वैल्यू और आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जरा बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको यहां बताया वो पॉइंट क्या था कि हमारे पास एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब इक्वल होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने सुना है कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कब इक्वल होती है? कब इक्वल होती है? जब हमारे पास यूनिफॉर्म हो। तो चाहे यहां पर वर्ड यूज हो वेलोसिटी का, चाहे वर्ड यूज हो एक्सेलेरेशन का, कहीं पर भी हो ये पॉइंट ऐसा ही आएगा। क्लियर होगी बात? बच्चे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आपको पता है कि आपके पास अगर यूनिफॉर्म कोई चीज हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक वैल्यू 5 है और वो थ्रू आउट 5 रह रही है, 5 है, 5 5 5 5 एंड 5, 1 2 3 4 5 और 6 है। अगर मैं इन तमाम को एवरेज लेता हूं, तमाम का मैंने सम लिया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6 से, मेरा आंसर क्या आया? 5 आया। इसका मतलब जो मेरी किसी भी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वही मेरी वैल्यू क्या है? एवरेज। और ये कब पॉसिबल है? जब थ्रू आउट वैल्यू क्या रह रही है? यूनिफॉर्म रह रही है। ये कब पॉसिबल है? जब थ्रू आउट हमारे पास वैल्यू क्या रह रही है? यूनिफॉर्म रह रही है। तो अगर एक वैल्यू चेंज ही ना हो तो फिर जाहिर सी बात है कि एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो सेम आएंगे। ये सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई इतना कोई डाउट नहीं होता। अब नेक्स्ट हमने यहां पर जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिलेटिव वेलोसिटी को।
कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या चीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रिलेटिव नाम से जाहिर होता है जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट से बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर, एक बॉडी दूसरे के लिहाज से कितना तेज या कितनी स्लो मूव कर रही है। जैसे डॉपलर इफेक्ट में हम यूज करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में जब ऑब्जर्वर मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स या सोर्स मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वहां पर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वो एक दूसरे के कितना करीब या कितना दूर जा रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर वन, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि हमारे पास ओवरऑल तमाम मोशंस होती ही रिलेटिव हैं, कि अगर फर्ज करो दूसरी बॉडी नहीं भी है तो तब भी हम वेलोसिटी एक तरह की रिलेटिव ही ले रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी बॉडी क्या है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो रेफरेंस जिसके मुताबिक आप बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे हो। तो वहां पर बॉडी की वेलोसिटी v, तो दूसरे की वेलोसिटी क्या है, 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, v माइनस 0 तब भी v प्लस 0 तब भी क्या आएगी, वो v के इक्वल ही आएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इसके डिफरेंट केसेस हैं जिनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपके पास एंगल 0 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर दो बॉडीज की मोशन में एंगल 180 डिग्री हो तो क्या होगा, और अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो तब क्या होगा। अब तीनों की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है कि लेट से हमारे पास एक रोड के ऊपर दो कार्स हैं और दोनों कार्स मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ। इसकी वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं v1, और दूसरी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2। फर्ज करो आपके पास जो v2 है वो कितना है, वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है, और जो v1 आपके पास है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है। मुझे बताएं v1 मजीद कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि वो v2 को अप्रोच कर ले। मुझे ये बताएं कि v1 मजीद कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि वो v2 को अप्रोच कर ले, या v2 अपनी वेलोसिटी को कितना कम करे कि वो v1 के बराबर आ जाए 40। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, कि वो एक दूसरे के रिलेटिव कितना मूव कर रहे हैं, कितना तेज या कितना आहिस्ता। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो बॉडीज हमारे पास मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप उन वेलोसिटीज का क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। अब मुझे तो नहीं पता कि v1 ग्रेटर है या v2 ग्रेटर है, तो जब नहीं पता कौन ग्रेटर है तो मैं यहां पर लगा लेता हूं मैग्नीट्यूड के साइन। क्या आंसर अगर नेगेटिव आ भी गया तो इस मैग्नीट्यूड की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एंगल अगर 180 डिग्री हो तो फिर क्या होगा। अब 180 डिग्री की एग्जांपल दो तरह से ली जा सकती है, मैं दोनों आपको बता देता हूं ताकि डाउट माइंड में ना रहे। देखिए 180 डिग्री तब भी हो सकता है जब दो कार्स मूव कर रही हो एक दूसरे के टुवर्ड्स, यानी हेड ऑन कोलिजन, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनके दरमियान आप कह सकते हो कि एक टकराव होगा। और 180 डिग्री तब भी हो सकता है अगर वो बॉडीज मूव करें एक दूसरे से दूर। अगर एक मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ तो एक मूव कर रहा है साउथ की तरफ, तो चाहे बच्चे दो बॉडीज मूव करें एक दूसरे के टुवर्ड्स, उनके दरमियान तब भी एंगल कितना होगा, 180 ही होगा। और चाहे हमारे पास जो बॉडीज हैं वो नाराज होकर एक दूसरे से अवे जाना शुरू हो जाएं, जैसे ऑब्जर्वर एक दूसरे के सोर्स टुवर्ड्स आ रहे हो, या ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से क्या और जा रहे हो, अवे जा रहे हो। दोनों डायग्राम्स आपके सामने बना रहा हूं ताकि आप दोनों को विजुलाइज करके याद रखो। इन दोनों के अंदर इन वेलोसिटीज के दरमियान एंगल कितना है, 180 है।
तो याद रखो जब बॉडीज के दरमियान एंगल 180 हो तो तब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उन वेलोसिटीज का सम लिया जाता है, v1 प्लस v2। जिन बच्चों को स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही वो अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन बेहतर करें। जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, वहां क्वालिटी की ऑप्शन होती है, एडवांस सेटिंग में जाकर वहां पर 144 डिफॉल्ट आ रही होती है, उसको 720 या 480 जो मैक्सिमम है उसको करें अपने इंटरनेट के मुताबिक। अब ये दूसरा केस समझ आ गया। अब इस दूसरे केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक सामने दीवार के ऊपर एक प्लेन मिरर अटैच है। आप उस प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपको प्लेन मिरर के अंदर अपना इमेज नजर आ रहा है। अब ऑब्वियसली जितना दूर आप खड़े हो उतना ही दूर आपको इमेज भी उस मिरर में नजर आ रहा होगा। अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि आप उस मिरर की तरफ मूव करते हो वेलोसिटी v से, तो आपका जो इमेज होगा वो भी तो आपकी तरफ वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। दीवार पे एक प्लेन मिरर अटैच है, उसके सामने आप खड़े हो, आपको अपना इमेज उस मिरर में नजर आ रहा है, आप मिरर की तरफ चलना शुरू कर देते हो वेलोसिटी v से, तो जो आपका इमेज होगा वो भी तो आपकी तरफ वेलोसिटी v से मूव करेगा ना। तो ये कौन सा केस है, पहला या दूसरा? क्या ये पहला केस है, दूसरा केस है? ये दूसरा केस है, क्योंकि यहां दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस v 2v। ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी आपके और आपके मिरर की। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपने रेडी रहना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाए 90 डिग्री के ऊपर। अब 90 डिग्री की एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दूसरी बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। अब नॉर्थ की तरफ फर्ज करें, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी v1 है, और जो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी v2। तो पूछा जाएगा कि v1 v2 के साथ किस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या पूछा जाएगा कि 2 1 के साथ किस रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ की है बच्चे, ये लाइन बेसिकली क्या है, ये लाइन वो वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करेगा कि उन दोनों के दरमियान हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है। तो जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है तो वहां पर आप लोगों ने जब रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो आप यूज करते हो पाइथागोरस थ्योरम, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, चाहे फाइंड करनी हो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, चाहे फाइंड करनी हो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये वो जनरल केसेस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, 0 180 या 90। अब ओवरऑल अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, क्या हमें ये सारे केसेस सेपरेट याद रखने हैं? तो नो, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन केसेस को सेपरेट याद रखो, बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिलेटिव वेलोसिटी का एक सिर्फ शॉर्टकट याद रखो। और वो शॉर्टकट क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल हो, और एनी एंगल थीटा, किसके दरमियान, बिटवीन टू बॉडीज जिनके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, वो इक्वल होगा अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, साथ आपके पास आएगा नेगेटिव 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक सिंपल सा आपके पास रिलेशन है जिसके थ्रू आप कोई भी एंगल अगर गिवन हो, कोई भी, चाहे 30 60 45, और वो एंगल जिनकी वैल्यूज आप कैलकुलेटर के बगैर फाइंड कर सकते हो, वो एंगल, तो आप उनको यहां सब्स्टिट्यूट करके रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो। मैं आपको इस शॉर्टकट को इन केसेस के में किसी एक दो केस पे अप्लाई करके भी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट करो, आपने एंगल कितना लिया, आपने एंगल लिया 180, एंगल 180, तो याद रखें cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है।
cos 0 1, cos 180 नेगेटिव 1। इस फॉर्मूला के अंदर cos की वैल्यू पुट कर दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आएगी अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, और यहां पर आपके पास आ गया नेगेटिव 1। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पर आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम v1 v2। तो क्या बच्चे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं है? इसको आप v1 प्लस v2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। जब होल स्क्वायर लिखोगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारा रिजल्ट जस्टिफाई हो गया। अब एक और एंगल जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री होता तो याद रखें cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तब जब आप रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, और यहां पर आएगा 1/2। अब क्या होगा, अब आपके पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस v1 v2। इससे आगे अगर वैल्यूज होंगी तो सॉल्व होगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है डिफरेंट केसेस के हवाले से, ताकि आप उसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। एक बच्चे ने ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार, व्हाट इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार? 0, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू कार मूव ही नहीं कर रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू कार आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो 0 होती है। क्लियर? तो ये स्पीड और वेलोसिटी की वो चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने पीएमसी के सिलेबस के हवाले से। मुबशिर हुसैन, न्यूमेरिकल मैं यहां नहीं करवाऊंगा, आपने जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन ना भेजें, बेहतर है प्रॉपर क्वेश्चन जो है विद ऑप्शंस वो भेजें। या तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, या मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका जवाब दे दूंगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि सन और डिस्प्लेसमेंट, सर हाउ सन डिस्प्लेसमेंट इज r2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वजह सन की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ r2 नहीं होती, r होती है। क्योंकि अगर मैं यहां पर कंसीडर करता हूं कि मेरे पास ये सन और हमारे पास ये अर्थ, तो अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो r है, जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन होती है। तो उसको 2r नहीं कहते। मे बी आपने जिस जगह की में देखा हो वहां आंसर गलत मेंशन हो, इसका आंसर r आएगा, क्योंकि पोजीशन है और पोजीशन सन और अर्थ के दरमियान r होती है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 का दूसरे से डिफरेंस v1 ही आएगा ना, इसमें कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। नेक्स्ट, अब हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक, और फिर हम ग्राफ्स की तरफ चलेंगे, दैट इज एक्सेलेरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और कई चीजें इसकी बड़ी सिंपल हैं, लेकिन अगर समझ आ जाए तो। कौन सा पॉइंट, मतलब पॉइंट एग्जैक्टली बताया करें कि कौन सा पॉइंट रिपीट करना। सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस r है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ और सन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो r है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो r होगा, 2r नहीं होगा। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेट करना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। तो एक्सेलेरेशन को जब डिफाइन किया जाता है तो एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट स्पीड, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कितने टाइम में, तो हमारे पास ये कहलाती है एक्सेलेरेशन। और याद रखिएगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी के चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी एज अ होल वेक्टर, वेलोसिटी एज अ होल वेक्टर की बात हो रही है। जब वेलोसिटी एज अ होल वेक्टर की बात होगी
तो यहां पर वेलोसिटी की चेंज मैग्नीट्यूड भी हो सकती है, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वेलोसिटी की चेंज अगर डायरेक्शन हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। जब आप कहते हो ना कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी में तीनों चीजें इंवॉल्व होती हैं कि हमारे पास बॉडी की मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो तब भी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब भी बॉडी क्या करेगी, एक्सेलेरेट करेगी। मैं तीनों आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि फर्स्ट करो हमारे पास एक स्ट्रेट रोड पे एक कार मूव कर रही है। अब इस केस में अगर वो उसी रोड पे मूव करती जा रही है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होकर, और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, और वेलोसिटी वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, v। इस केस में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुई। दूसरी तरफ आ जाओ, डायरेक्शन। डायरेक्शन की एग्जांपल क्या है? डायरेक्शन की एग्जांपल आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, एक सर्कल में रोटेट कर रही है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहां मैं कहता हूं कि वेलोसिटी मेरे पास मैग्नीट्यूड में v है, यहां मेरे पास वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में v है, यहां वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में v है, तो यहां भी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में v है, लेकिन क्या इन चारों पॉइंट्स के ऊपर उस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? नो। आप देख रहे हो हर पॉइंट पे टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो यहां पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। बॉडी तब भी एक्सेलरेट करेगी, और इस केस में जो बॉडी की एक्सेलेरेशन होती है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन में। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऐसी एक्सेलेरेशन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से प्रोड्यूस होती है। फिर आगे बोथ, जहां मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, जहां पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो। इसकी एग्जांपल आपके माइंड में क्या आती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो पॉइंट आप चाह रहे हो रिपीट करना, वो आप दोबारा लेक्चर दे के सुन सकते हो। कोई एग्जांपल जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। एक तो आंसर बिल्कुल ठीक आया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलें, एक आंसर आपने दे दिया, कोई और आंसर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि बॉडी जो सर्कल में रोटेट करेगी, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लॉन्ग टेंजेंट, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। क्या मैं इसकी एग्जांपल में सिंपल हार्मोनिक मोशन ले सकता हूं? क्या मैं इसकी एग्जांपल में सिंपल हार्मोनिक मोशन ले सकता हूं? बिल्कुल, आपके आंसर आना शुरू हो गए पेंडुलम वाले, क्योंकि जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम की बात की जाती है और बॉडी वहां पर वाइब्रेट कर रही होती है, तो वाइब्रेट करते हुए मीन से एक्सट्रीम पर गए तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और मीन से एक्सट्रीम जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और वापस आते हुए वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहां पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और बार बार उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे और बॉडी के अंदर एक प्रोड्यूस क्या होती है, एक्सेलेरेशन, जो हर पॉइंट पे किस तरफ होती है, हम क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दैट एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं होती, डायरेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और इवन दोनों की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मूला। एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो बेसिक है वो तो यही है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक्सेलेरेशन वेक्टर है और यहां वेलोसिटी का चेंज वेक्टर है। अब ख्याल रहे, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड करता। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो। बिल्कुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल है।
इसके अलावा इसका फार्मूला हम लिखना चाहें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो बच्चा ऊपर बात कर रहा था फोर्स की, बिल्कुल फोर्स अप्लाई करने से बॉडी एक्सेलेरेट करती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बताता है। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। ये दो फार्मूलाज हो गए और यहां से हमें पता चली कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है। दो चीजें हमें यहां पर समझ आती हैं। एक ये समझ आती है कि एक्सेलेरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के चेंज के अलोंग होती है। और दूसरी बात हमें यहां पर यह समझ आती है कि एक्सेलेरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगी डायरेक्शन वाइज। नेक्स्ट, एक और हमें पता होनी चाहिए बात कि एक्सेलेरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। दोनों करेक्ट होंगे। अगर पूछा जाएगा एसआई बेस, फिर वो सिर्फ ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसके बेस यूनिट की फॉर्म में। अगर पूछा जाएगा एसआई तो फिर दोनों करेक्ट होंगे। अब यूनिट जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं हमेशा जब बच्चों को एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आपने एक्सेलरेशन के यूनिट को यूं भी याद रखना है कि मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ। याद रखें मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको यूं लिखेंगे मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। तो क्या बन जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से हम ये बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये वेलोसिटी का चेंज है इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है स्पीड चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ऊपर जो मैंने बात कही थी ये वाली, मैग्नीट्यूड चेंज होने से प्रोड्यूस होती है। तो यही बात है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी मतलब स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी बॉडी तब भी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन दे दें तो वेलोसिटी बन जाती है। तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट स्टार्ट होने लगा है, इसको साथ साथ समझिएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर है। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन साइन सेंसिटिव है। एक्सेलरेशन अगर साइन सेंसिटिव है तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी होगी और एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो सिंपल, इसमें कोई हमें मसला नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नेगेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है डीसेलरेशन का। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है डीसेलरेशन का। और यहां पर ये बात अपने पल्ले बांध लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन वेलोसिटी के इंक्रीज की वजह से भी हो सकता है और ये वेलोसिटी के डिक्रीज की वजह से भी हो सकता है। पंजाब की बुक में तो सिंपल ये कह के बात खत्म कर दी जाती है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन फेडरल और केपीके की बुक में हमें ये फर्दर ये बात मिलती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन ये नेगेटिव इंक्रीजिव वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी दोनों में हो सकता है। सबर रिटार्डेशन के बारे में बताऊंगा, सबर करें। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब समझें कि कैसे ये पॉसिबल है कि नेगेटिव इंक्रीज में और डिक्रीज में दोनों हो सकता है। और मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये बात समझ भी आए। पहली एग्जांपल, राइट डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फर्ज करो ये राइट वेक्टर है वेलोसिटी का, इसको मैं बोल देता हूं v1 और ये किसके इक्वल है, ये पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल है।
वेलोसिटी v1 से इंक्रीज हुई और कितनी हो गई v2, और v2 की वैल्यू हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे यह बात जरा बताओ कि v1 को v2 में कन्वर्ट होना है, तो क्या v1 में डेल्टा v ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? जो चेंज आना है ना, चेंज की वजह से v1 ने v2 बनना है, तो क्या v1 में डेल्टा v ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल, v1 में डेल्टा v ऐड होगा। v1 में डेल्टा v ऐड हुआ तो फिर v2 आया, और इसका मतलब डेल्टा v क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है? और बच्चे, किसी चीज को बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है वेक्टर। अब मुझे बताओ डेल्टा v पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में है? डेल्टा v पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो डेल्टा v अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन डेल्टा v पे डिपेंड करता है। आप कहोगे डेल्टा v पॉजिटिव, आपकी एक्सेलेरेशन भी क्या है? पॉजिटिव। इसको मैथमेटिकली जरा चेक करो। एक्सेलेरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अब वेलोसिटी फाइनल क्या है? 25। इनिशियल क्या है? 20। फर्स्ट करो टाइम कितना है? 5। तो 25 माइनस 25, 5/5, आंसर क्या आ गया? आपका +1 आ गया। पहली कंडीशन क्या आई? पहली कंडीशन ये आई कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। साथ साथ मैं आगे लिखता जाता हूं। पहली कंडीशन क्या आई कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो और इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या आती है? पॉजिटिव आती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। दूसरी कंडीशन बच्चे सुन लें, बाद में फिर आपने कहना रिपीट करें, सुने इसको। अब दूसरी कंडीशन यह है कि वेलोसिटी पहले ज्यादा थी। मैं कह देता हूं कि अब मेरे पास v1 जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी कम हो गई, और कम होकर कितनी हो गई? वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन है क्या? राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ v1 से v2 बनाना है, वेलोसिटी को कम करना है, डेल्टा v अलोंग होगा ऑपोजिट होगा? वेलोसिटी को कम करना है, पहले 25 थी 20 करना है, क्या डेल्टा v अलोंग होगा ऑपोजिट होगा? बिल्कुल, यहां पर जो डेल्टा v आपके पास होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बच्चे अगर डेल्टा v ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या यहां डेल्टा v पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां पर डेल्टा v अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो राइट वाले वेक्टर को अगर पॉजिटिव लिया था तो लेफ्ट वाले को क्या लोगे? नेगेटिव। तो डेल्टा v अगर नेगेटिव तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव। मैथमेटिकली चेक करते हैं क्या ये बात जो कही ये ठीक कही? डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी, आपने वैल्यू पुट की डेल्टा v की। चेंज क्या है? फाइनल पॉजिटिव 20, इनिशियल पॉजिटिव 25, टाइम अज्यूम कर लिया 5, या आया -5 ओवर 5 -1। तो दूसरा रिजल्ट क्या आया? दूसरा रिजल्ट यह आया कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो और डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि डेल्टा v नेगेटिव होता है। ये पहले का रिजल्ट आ गया, ये दूसरे का रिजल्ट आ गया। अभी तक हमें यह पता चला कि एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी के डिक्रीज करने की वजह से होती है। आगे चलते हैं। अगर आपने राइट वाले वेक्टर को पॉजिटिव लिया था तो लेफ्ट वाले वेक्टर को नेगेटिव लोगे ना। अब मैं केसेस को रिवर्स करने लगा हूं कि मेरे पास जो v1 वेक्टर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, और जो v1 की वैल्यू है वो अब लेफ्ट है तो वो नेगेटिव होगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई। पहले गाड़ी जा रही थी नॉर्थ की तरफ, तो अब साउथ की तरफ जा रही है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी? वेलोसिटी -20 से बढ़कर हो गई -25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ -20 से -25 बनाना है, क्या डेल्टा v इनके अलोंग होगा ऑपोजिट होगा? हमें वेलोसिटी को नेगेटिव इंक्रीज करना है, -20 से -25, क्या डेल्टा v इनके अलोंग होगा ऑपोजिट होगा? बच्चे एक चीज को बढ़ाना है, जब भी किसी चीज को बढ़ाना होता है तो अलोंग होगा,
यहां डेल्टा वी अलोंग होगा, और डेल्टा वी जब अलोंग होगा तो नेगेटिव डेल्टा वी होगा। सिंपल सी एग्जांपल है, -20 को -25 बनाना है तो -20 में -5 ऐड होगा ना, क्योंकि -20 -5 -25 आएगा। अब डेल्टा वी अगर लेफ्ट तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डेल्टा वी, और अगर डेल्टा वी नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। अब जरा इसको मैथमेटिकली चेक करो। मैथमेटिकली जब मैं चेक करता हूं इसको कि क्या मेरा ये रिजल्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मैं दोबारा इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके चेक करता हूं। फाइनल मेरे पास वैल्यू क्या है, -25। साइन का ख्याल रखना है। इनिशियल वैल्यू क्या है, -20, यह आ गया -20। टाइम मैंने ज्यूम किया हुआ है 5, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो -25 प्लस 20/5, यह आ गया -5/5। तो क्या आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्या मैं कहूंगा, इस केस में मैं ये कहूंगा कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी जब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन तब भी क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा वी क्या है, वो नेगेटिव है। तो अब जो मैंने बात वहां पर कही थी जस्टिफाई हुई कि एक्सेलरेशन नेगेटिव तब भी हो सकती है जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तब भी हो सकती है जब वेलोसिटी इंक्रीज करे। आखिरी केस, फोर्थ वन केस ये है कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर जाए। अब V1 में ले लेता हूं -25, और V1 रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होकर कितना हो गया, -20 हो गया। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी को -25 से -20 करना है। इस केस में जो डेल्टा वी होगा वो ऐड नहीं होगा, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पहले केस में लेफ्ट वाले को डेल्टा वी नेगेटिव लिया, तो इस केस में डेल्टा वी पॉजिटिव। तो जब डेल्टा वी आपका पॉजिटिव, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैथमेटिकली जस्टिफाई करते हैं कि क्या वाकई एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है। अगेन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, वैल्यूज को पुट करें। फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू आपके पास है -20, इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है, -25, टाइम आपके पास क्या है, 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -20 प्लस 25/5। अब आया ये +5/5, आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा, मैं रिजल्ट लिखूंगा कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या आती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। तो ये 4 तरह के आपके एमसीक्यूज कवर हुए, 4 कंडीशंस आपने देखी, और 4 कंडीशंस को अगर मैं आप समराइज करूं, दोबारा से सुने। पहला कंडीशन क्या थी, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। दूसरा केस, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तीसरा केस, अगर वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होती है। और चौथा केस, अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक्सेलरेशन जो होती है ये डिपेंड वेलोसिटी पे नहीं करती, ये वेलोसिटी के चेंज पे करती है, मैग्नीट्यूड के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी। अगर आपका डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, और अगर आपके पास डेल्टा वी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आएगी। तो साइंस इनके आपस में डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चारों केस समझ आए। लेक्चर अवेलेबल होगा, आप इसको बाद में आराम से सुनिएगा, तो 1-2 दफा जब इन पॉइंट्स को सुनेंगे ये चीजें आपको याद हो जाएंगी कि कैसे हुआ। और मैंने साथ साथ आपको मैथमेटिकल एग्जांपल इसीलिए दी ताकि आप खुद से भी इसको जस्टिफाई कर सकें कि वाकई ये जो बातें हम कर रहे हैं ये जस्टिफाइबल है, ये करेक्ट है।
नेक्स्ट कुछ बातें करके आज का लेक्चर हम फिर क्लोज करते हैं। एक बच्चे ने कहा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में और रिटार्डेशन में फर्क क्या होता है। अब फर्क देखिएगा क्या होता है। जो रिटार्डेशन होती है ये हमेशा वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। रिटार्डिंग फोर्स का काम ही वेलोसिटी को डिक्रीज करना होता है। लेकिन जो डीसेलरेशन है ये वेलोसिटी को डिक्रीज भी कर सकती है और वेलोसिटी को इंक्रीज भी कर सकती है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि रिटार्डेशन और डीसेलरेशन में मेन डिफरेंस क्या है। रिटार्डेशन हमेशा वेलोसिटी के डिक्रीज को शो करेगी, लेकिन डीसेलरेशन जो होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को शो कर सकती है। जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस किया था, उसी तरह से जल्दी से एक्सेलरेशन की टाइप्स को भी डिस्कस कर लें। और ये टाइप्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमने आगे जाकर जब इनके ग्राफ्स को डिस्कस करना है तो हमने इन ग्राफ्स को नाम देना है, तो हमें पता होना चाहिए। तो पहली टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगी अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल आए। नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये तब होगी जब वेलोसिटी का चेंज आपके पास अनइक्वल आए। तीसरा केस, तीसरी टाइप इंस्टेंटेनियस। वही बात जो पहले की थी, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक छोटे से लम्हे के अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस है। तो यहां पर इसको कैसे लिखा जाता है? इसको यूं लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस है, अप्लाई करें लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और फोर्थ वन हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? जैसे वहां पर कहा था टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, यहां पर जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करोगे तो आप कहोगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, कि ओवरऑल वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। और एक पॉइंट जो मैंने वहां पर लिखा था वो पॉइंट मैं यहां दोबारा आपको रिवाइज करने के लिए लिख दूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो? आपका आंसर होगा यस, ये पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होता है? जब हमारे पास जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो क्या हो, वो यूनिफॉर्म हो। और एक पॉइंट याद रखिएगा, यूनिफॉर्म को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिफॉर्म होना, कांस्टेंट होना, एक जैसा रहना। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों चीजें चेंज होती हैं। बिल्कुल, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है, और वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप टाइम लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे उसका आंसर दीजिएगा। मैं भी थोड़ी ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि एक फाइटर जेट है या एक जेट है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। कितनी स्पीड से? 100 किलोमीटर पर आवर से। वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। चलें, मैं इसको डेटा को आसान कर देता हूं, बजाय इसके कि आप कन्वर्जन में टाइम लगाओ, इस क्वेश्चन को मैं आसान कर देता हूं ताकि आप कन्वर्जन में टाइम ना लगाओ। एक जनरल मैं आपसे पूछता हूं, एक बॉडी है जो मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ 50 मीटर पर सेकेंड से। विद इन 20 सेकेंड वो मूव कर जाती है किस तरफ?
टुवर्ड्स ईस्ट, विद इन 20 सेकेंड वो कहां मूव कर जाती है? टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड करें इस बॉडी की जो एवरेज एक्सलेरेशन है उसकी वैल्यू क्या है। और जब मैंने आपसे पूछा कि एक्सलेरेशन, इसका मतलब आपने मुझे दो चीजें बतानी है। मुझे आपने एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड भी बतानी है और मुझे आपने एक्सलेरेशन की डायरेक्शन भी बतानी है। एक बॉडी पहले नॉर्थ की तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स ईस्ट 40 मीटर पर सेकंड से। बताएं उसकी एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी। हम टाइम इंटरवल इक्वल लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या वेलोसिटी का चेंज इक्वल है या नहीं इक्वल है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और ठीक तरह से सॉल्व करके इसका आंसर दें। जहां कोई केसेस हुए को मैं बताऊंगा। निमरा, लास्ट केस में मैंने चेंज इन वेलोसिटी को पॉजिटिव इस वजह से लिया क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है, तो राइट वाले वेक्टर्स को पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। मुझे आधा आंसर नहीं देना, मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अब्दुल मुसव्वर, टेम्परेचर को आप किसने कह दिया कि नेगेटिव लेते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होती है? मैग्नीट्यूड कभी किसी चीज की नेगेटिव नहीं होती। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दें। बाकी अब हजारों सवाल आपके माइंड में चल रहे होते हैं, अब जो क्वेश्चन है आपने उसको सॉल्व करना। 0.5 नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, कई बच्चों ने डायरेक्शन ही नहीं बताई। अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, एक बच्चे का आंसर थोड़ा डिफरेंट आया, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ तो हो ही नहीं सकता बच्चे, नॉर्थ साउथ कहां से आ गया? नॉर्थ साउथ नहीं। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे, बस तुक्के लगा रहे हो या जल्दी में बस डिवाइड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो और आंसर दे रहे हो। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखें, हम अगर यहां पर यह कहते हैं कि एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, तो अगर तो आप लोग ये कर रहे हो कि 40 माइनस 50 ओवर 20, तो आप गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि एक नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट डायरेक्शन में है। आप किस तरह से उनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? आपको वेक्टर्स के रूल याद हो तो जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो तब वो ऐड होते हैं। अगर हमारे पास उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो तो तब वो सिंपली सब्ट्रैक्ट होते हैं। या अगर मैं कहूं ये 5 है, ये 2 है, तो 5 + 2 7 आएगा। अगर ये 5 है, ये 2 है, तो 5 - 2 3 आएगा। और अगर हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो और आपने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो फिर आप रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो। तो यहां पर मैंने आपको दो वेक्टर दिए। एक मैंने आपको कहा कि वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ है और एक वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट है, तो आप उनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या होगा? पहला काम तो ये करें कि आप उनको ड्रॉ करके देख लें और फिर सॉल्व करें। और अगर शॉर्टकट अप्लाई करना है तो सुने शॉर्टकट क्या होगा। एक्सेलरेशन होगी डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। मैंने कल एक क्वेश्चन में आपको बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हम जब यूनिट वेक्टर्स के साथ रिप्लेस करते हैं तो ईस्ट वेस्ट अगर ये आई तो ये नेगेटिव आई, नॉर्थ साउथ अगर ये जे तो फिर ये नेगेटिव जे। तो पहला काम ये करें कि एक्सेलरेशन जब लिखनी है तो इस डेल्टा वी को उस वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो 50 नॉर्थ है तो 50 के साथ क्या आएगा आपके पास, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, इस डेल्टा वी को मैं लिख देता हूं वी एफ माइनस वी आई
ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर कीजिएगा, लेकिन आई और जे की फॉर्म में। एक तरह का शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। ये है फाइनल वेलोसिटी 40, कहां पर है? ईस्ट। तो यहां पर आपके पास आएगा 40 और साथ आएगा आई। उसके बाद क्या है? 50 नॉर्थ, देखिए बीच में नेगेटिव साइन है, तो यह नेगेटिव आया, और नॉर्थ के साथ क्या लिखोगे? जे, और नीचे टाइम जो मैंने आपको कितना दिया हुआ है? 20। अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, आपको वेलोसिटी का वेक्टर पता चल गया। अब वेलोसिटी की अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, आप लोगे अंडर रूट, वही पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर लोगे 40 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 50 का स्क्वायर, और डिवाइड किसे कर दोगे? टाइम से। अब ये मैग्नीट्यूड कन्वर्ट हो चुकी है। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, और 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। डिवाइड किसे कर दिया? 20 से। अब 1600 प्लस 2500 क्या होगा? ये होगा 4100, और 4100 मींस 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 41 इंटू 10 डिवाइड बाय 20। आप लोग कहते हैं ना कैलकुलेशन सिखाएं, अब कैलकुलेशन को सीखें किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कि 1600 प्लस 2500 4100, तो 100 का अंडर रूट 10, 10 0 कैंसिल हो गया। अब 41 का अंडर रूट कैसे फाइंड करना है? मैं आप लोगों को ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है कि विदाउट कैलकुलेटर अंडर रूट कैसे लेते हैं। अब अंडर रूट 41 फाइंड करना है, इसको मैं लिखूंगा उस रूल के मुताबिक जिसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। 36 प्लस 5, 36 का अंडर रूट 6 प्लस 5, 6 का डबल यहां लिख दो 5/12। अब 5/12 को आपने सॉल्व करना है। 5 और 12.0, 12 इंटू 4 48, तो अप्रोक्सीमेटली 0.4, यह आपके पास आ गया 6.4। तो मेरे पास अंडर रूट 40 कितना है? 6.4 डिवाइड किया 2 से, मेरा आंसर है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे चाहिए डायरेक्शन, कि मेरी डायरेक्शन क्या है। इस मेथड से डायरेक्शन भी फाइंड हो गई। देखो इस वेक्टर को, इस वेक्टर के अंदर आपके पास जो आई है वो पॉजिटिव है, जो वाई है वो नेगेटिव है। वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है जहां पर आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है? वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर आपके पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम क्या लिखेंगे? साउथ ईस्ट। तो मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एवरेज वेलोसिटी का। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? पहला क्वाड्रेंट होता है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा क्वाड्रेंट होता है नॉर्थ वेस्ट, तीसरा क्वाड्रेंट क्या होता है? साउथ वेस्ट, और चौथा क्वाड्रेंट क्या होता है? साउथ ईस्ट। तो क्या आंसर है? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ ईस्ट। जे कैसे नेगेटिव है? बेसिकली आपने डिफरेंस फाइंड करना है। जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। इस वजह से नेगेटिव। ये शॉर्टकट है कि जिसके थ्रू आप बगैर डायग्राम ड्रॉ किए इसको फाइंड करेंगे। मुनीब सर, हाउ इज दिस एवरेज? एवरेज का मतलब क्या था? टोटल चेंज ओवर टोटल टाइम। तो मैंने न्यूमरेटर में क्या फाइंड किया है? ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी फाइंड किया है, और नीचे टोटल टाइम ले लिया। वजह फार्मूला का नेगेटिव है ना, तभी तो वेलोसिटी का चेंज फाइंड होगा, और उस नेगेटिव की वजह से आपके पास वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। वजह इतना टाइम होता है, टाइम ही टाइम होता है। आपने वहां पर करना क्या होता है? क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने होते हैं। 54 एमसीक्यूज फिजिक्स के आते हैं, उन 54 में से अगर आपके हार्डली 6 या 7 न्यूमेरिकल आते हैं तो उनमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो कुछ वो भी न्यूमेरिकल तो आते हैं जो आपके विद इन सेकंड कवर हो जाते हैं। तो जो विद इन सेकंड कवर होते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उनका जो बकिया टाइम है वो कहां लगाना है? इन न्यूमेरिकल्स के अंदर।
ठीक है, डायरेक्शन जिसको समझ नहीं आई वो सुन ले, बाकी पूरा मेथड आप लेक्चर दोबारा लेंगे, तसल्ली से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। देखिए पहला क्वाड्रेंट जो होता है वहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसको हम नाम देंगे नॉर्थ, सॉरी इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ। तो जब हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होगा तो उसको नाम दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट का। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वहां पर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, तो दूसरे क्वाड्रेंट को नाम क्या दिया जाता है, नॉर्थ वेस्ट का, अगर वहां वेक्टर लाई करेगा। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास दोनों नेगेटिव होते हैं और उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट का। और जो चौथा क्वाड्रेंट आपके पास होता है वहां पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, उसे नाम दिया जाता है साउथ ईस्ट का। ओरिजिनली वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव। आप चाहते हो कि मैं आपको लंबे मेथड से करवाऊं, फिर ही आपको समझ आएगी कि नेगेटिव क्यों आया। अब सुनो, शॉर्टकट तो आपको लगता है हजम नहीं हुआ, अब मैं बेसिकली वो नेगेटिव क्यों आया वो सुनिएगा। आप लोगों ने बेसिकली वेलोसिटी का चेंज फाइंड करना। वेलोसिटी के चेंज का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करना। अब क्या मैं इस वेक्टर को यूं लिख सकता हूं, वी एफ प्लस माइनस वी आई, वी प्लस वी एफ प्लस माइनस वी आई, क्या लिख सकता हूं इसको? यह आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या था? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था कि जब एक वेक्टर को दूसरे के नेगेटिव वेक्टर में ऐड किया जाता है, तो हमारे पास यहां पर वी एफ के अंदर नेगेटिव वी आई ऐड होगा तो डेल्टा वी आएगा। अब जरा वेक्टर्स को ड्रॉ करो। पहला जो वेक्टर था जिसको मैंने नाम दिया इनिशियल, वो कहां था? वो था 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो पहला वेक्टर मेरे पास जो है जिसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया वो नॉर्थ की तरफ है 50 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। उसके बाद बॉडी कहां मूव कर गई? ईस्ट की तरफ। तो दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास? 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ये आपके पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड जो आपके पास फाइनल है, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट। अब आपको फाइंड करना है वी एफ माइनस वी आई। तो मुझे बताएं, वी एफ के अंदर आपने वी आई के नेगेटिव को ऐड करना है ना। तो जब वी एफ में से वी आई के नेगेटिव को ऐड करना है तो पहले आपको वी आई का क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको वी आई का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे आता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो वी आई अगर अपवर्ड होगा तो नेगेटिव वी आई कहां होगा? वो डाउनवर्ड होगा। अगर वी आई अपवर्ड होगा तो नेगेटिव वी आई कहां होगा? डाउनवर्ड। अब इस वी एफ के अंदर नेगेटिव वी आई को ऐड करो। तो जब आप वी एफ के अंदर इस नेगेटिव वी आई को ऐड करोगे हेड टू टेल रूल से, तो ये है वी एफ, ये है नेगेटिव वी आई, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा? और ये जो रिजल्टेंट होगा ये डेल्टा वी होगा। अब मुझे जरा देख के बताओ ये कहां पर लाई करता है? क्या ये साउथ ईस्ट में रिजल्टेंट लाई नहीं कर रहा? क्या ये रिजल्टेंट साउथ ईस्ट में लाई नहीं कर रहा? तो यही बात मैंने आपको पूरे मेथड से बताई कि वहां उस मेथड में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप मैथमेटिकली अगर आप वेक्टर को सही लिख लोगे तो तब भी आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि आपने वहां पर जब लिखा था वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ ईस्ट था वो आई बन गया, वी आई नॉर्थ था वो जे बन गया, साथ नेगेटिव आ गया। उस पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मींस साउथ ईस्ट। कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एक्सेलेरेशन की कुछ चीजें जो रह गई हैं उनको कवर करेंगे और ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने जो काम करना है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको 3 वीडियोस जो हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये दोनों आपके एलएमएस पे भी हैं लेकिन मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। हाउ टू रीड
स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की स्लोप कैसे रीड की जाती है, हाउ टू रीड एरिया ऑफ द ग्राफ, और तीसरी चीज स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर। ये 3 वीडियोस आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा और ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, इनको लाजमी देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिले। तो अभी नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।